नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है। आप जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। आपको बताना है कि इसमें सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है भाषिक संरचना, पात्रों का नामकरण, प्रबंधात्मकता या ऐतिहासिकता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोगों ने अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष ऐतिहासिकता का रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है पुष्पांजलि, सुमनांजलि, कर्तव्य और सभ्यता या आत्मशिक्षा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है उसका चयन करना है आपको और साथ में ये बताना है कि फिर इस रचना के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कर्तव्य और सभ्यता मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, बाबू श्याम सुंदर दास जी की रचना है ये। बाकी ये तीनों रचनाएं जो है वो मिश्र बंधु द्वारा रचित है। हमारा अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? आपके पास ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य या नाथ साहित्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भरतेश्वर बाहुबली रास जो कि शालिभद्र सूरि जी का ग्रंथ है। आपको बताना है कि यह किस काव्यधारा से संबंधित है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। भरतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य काव्यधारा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली में, विद्यापति की रचना पदावली जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई है, इसमें किसकी प्रमुखता है? आपके पास ऑप्शन है आश्रयदाता की प्रशंसा है, भक्ति और श्रृंगार दोनों है, वीर रस की प्रधानता है या श्रृंगार की प्रधानता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पदावली जो कि विद्यापति जी की रचना है, मैथिली भाषा में लिखी गई है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। इसमें भक्ति और श्रृंगार दोनों की प्रधानता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है कोणार्क, आषाढ़ का एक दिन, सन्यासी या नहुष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है उसका चयन करना है और साथ में उसके नाटककार कौन है उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। नहुष हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। ठीक है, और इसके नाटककार कौन है? गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास। ठीक है, किसके द्वारा रचित है ये? गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास द्वारा रचित है। अब हम बात करेंगे कि कोणार्क के रचनाकार कौन है। बताइए। बिल्कुल सही। कोणार्क किसका नाटक है? तो जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है और सन्यासी लक्ष्मी नारायण लाल का है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है पुष्पदन, सरहप्पा, स्वयंभू या विद्यापति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है ये बताना है आपने और साथ में ये भी बताना है कि किसने कहा है इन्हें। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और कई बार परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा था। तो किसने कहा था? डॉक्टर भ्याणी ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? डॉक्टर भ्याणी ने कहा था। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था। बताइए, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बिल्कुल सही, रामकुमार वर्मा ने। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंध नहीं है, महाभारत से संबंधित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है जयद्रथ पद, वन वैभव, जय भारत या रंग में भंग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा?
ये चारों रचनाएं जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रंग में भंग महाभारत से संबंधित रचना नहीं है, यह ऐतिहासिक वीर पुरुषों से संबंधित रचना है। 1909 ईस्वी की रचना है ये। ठीक है, बाकी ये तीनों रचनाएं जो है वो महाभारत से संबंधित है। अगर हम इनके रचना काल की बात करें तो जयद्रथ वध इनकी 1910 ईस्वी की रचना है। ठीक है, और वन वैभव 1927 ईस्वी की रचना है, और जय भारत 1952 ईस्वी की रचना है। ये तीनों रचनाएं जो है वो महाभारत से संबंधित है, और रंग में भंग ऐतिहासिक वीर पुरुषों से संबंधित रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? आपके पास ऑप्शन है छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अज्ञे जी, जिनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, आपको बताना है कि वह किस वाद से संबंधित कवि है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, प्रयोगवाद से संबंधित कवि है। हमारा अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार हैं। आपके पास ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आषाढ़ का एक दिन के नाटककार कौन है और इसका समय क्या माना जाता है वो भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का नाटक है 1958 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तम पुरुष बताइए। आपको इनमें से उत्तम पुरुष का उदाहरण बताना है। आपके पास ऑप्शन है मैं, तुम, यह, वे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। मैं उत्तम पुरुष है। आप जानते हैं कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष वाचक। ठीक है, जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब उत्तम पुरुष के उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि शमशेर बहादुर सिंह की रचना कुछ कविताएं कब प्रकाशित हुई? आपके पास ऑप्शन है 1957 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1961 ईस्वी या 1963 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है कुछ कविताएं, ये इसका प्रकाशन वर्ष बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कुछ कविताएं इसका कब प्रकाशित हुई थी ये? बिल्कुल सही, 1959 ईस्वी में। एक दूसरी रचना भी है इनकी, उसका नाम है कुछ और कविताएं। कुछ और कविताएं, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो उसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और कुछ कविताएं 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी ये रचना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कर्मवीर पत्र के संपादक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय या रामनरेश त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कर्मवीर पत्र के संपादक का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कर्मवीर पत्र के संपादक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होता था ये? तो जबलपुर से। हमारा अगला प्रश्न है, सुकरखेत नामक स्थान संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है नंददास से, कबीरदास से, सूरदास से या तुलसीदास से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सुकरखेत, इसका संबंध जो है वो किससे है ये बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। सुकरखेत का संबंध किससे है? तो तुलसीदास जी से है। आप जानते हैं कि तुलसीदास जी के जन्म के संबंध को लेकर जो है वो मतभेद रहे हैं।
ठीक है। कुछ विद्वान इनका जन्म सुकरखेत में मानते हैं। वो विद्वान कौन कौन है? गणपति हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी और गौरीशंकर द्विवेदी, इनका जन्म जो है वो सुकरखेत बताते हैं। जबकि कुछ अन्य विद्वान हैं जो इनका जन्म किसका, तुलसीदास जी का जन्म राजापुर जिला बांदा बताते हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल, राम गुलाम द्विवेदी, बेनी माधव प्रसाद, ये सभी जो है वो राजापुर जिला बांदा मानते हैं। ठीक है। और कुछ विद्वान तुलसीदास जी का जन्म सुकरखेत मानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजा निर्बंसिया कहानी में कौन सी दो कहानियां समानांतर चलती है? आपके पास ऑप्शन है जगपति, चंदा तथा राजा भोज, राजा भोज तथा राजा निर्बंसिया तथा जगपति चंदा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राजा निर्बंसिया कहानी। इसमें कौन सी दो कहानियां समानांतर चलती है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि राजा निर्बंसिया कहानी के कहानीकार कौन है, किसकी कहानी है ये? बिल्कुल सही, कमलेश्वर जी की कहानी है। अब आपको बताना है कि इसमें दो कहानियां जो समानांतर चलती है इनमें से कौन सी है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। राजा निर्बंसिया की कहानी चलती है और साथ में ही जगपति और चंदा की कहानी भी चलती है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से राजी सेठ की कहानी है। आपके पास ऑप्शन है मैं हार गई, तीसरी हथेली, टूटा हुआ इंद्रधनुष या सफेद कौवा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी कहानी राजी सेठ की है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। तीसरी हथेली कहानी किसकी है? राजी सेठ जी की है, 1981 ईस्वी की। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मैं हार गई, इस कहानी के कहानीकार कौन है, किसकी कहानी है ये? मैं हार गई मन्नू भंडारी की कहानी है, 1957 ईस्वी की। मैं हार गई मन्नू भंडारी की कहानी है 1957 की। और टूटा हुआ इंद्रधनुष किसकी कहानी है? तो मंजूर भगत की है, 1976 ईस्वी की। ठीक है। टूटा हुआ धनुष किसकी कहानी है? मंजूर भगत की है, 1976 ईस्वी की। और सफेद कौवा ये मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था। बताइए इसके कहानीकार कौन है, और साथ में इसका प्रकाशन वर्ष भी बताना है आपको। बताइए, पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था। जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। बिल्कुल सही, सफेद कौवा किसकी है? मंजूर भगत की कहानी है, 1986 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी ताजमहल के समान है, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन है बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कामायनी ताजमहल के समान है, यह कथन किसका है? इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कामायनी ताजमहल के समान है, सुमित्रा नंदन पंत जी का कथन है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? आपके पास ऑप्शन है मृगनयनी, खंजर नयन, महाभोज या आपका बंटी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा उपन्यास जीवनी परक है उसका चयन करना है, और साथ में ये भी बताना है कि किसके जीवन से संबंधित है, और इसके उपन्यासकार कौन है उनका नाम भी बताना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, खंजन है, जो कि अमृतलाल नागर जी द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है। और किसके जीवन से संबंधित है ये? तो सूरदास के जीवन से संबंधित है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मृगनयनी, इसके उपन्यासकार कौन है? मृगनयनी बिल्कुल सही, वृंदालाल वर्मा का उपन्यास है, 1950 ईस्वी का। ठीक है। मृगनयनी 1950 का है, वृंदावन लाल वर्मा का। खंजन है अमृतलाल नागर का है, 1981 ईस्वी का। महाभोज किसका उपन्यास है? बताइए। बिल्कुल सही, मनु भंडारी का है, 1979 ईस्वी का। और आपका बंटी यह भी मनु भंडारी का है, 1971 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है वैद्यनाथ मिश्र, प्यारेलाल, शिरोमणि या गुंसाई दत्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। गोसाई दत्त जो है वो सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम था। कहीं कहीं आपको गोसाई दत्त भी मिल जाता है लिखा हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, और कहीं कहीं गोसाई दत्त भी लिखा हुआ मिल जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। आपके पास ऑप्शन है, हम विष पाई जन्म के, हल्दी घाटी, रेणुका या मुकुल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सी रचना बालकृष्ण शर्मा द्वारा रचित है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। हम विष पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा जी की रचना है 1955 ईस्वी की। अब हम बात करेंगे कि हल्दी घाटी की रचनाकार कौन है। बताइए हल्दी घाटी किसकी रचना है। बिल्कुल सही, श्याम नारायण पांडे की रचना है हल्दी घाटी। और रेणुका, बताइए रेणुका के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और मुकुल, मुकुल की रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का काव्य संग्रह है ये 1931 ईस्वी का मुकुल। ठीक है। हम विष पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और मुकुल सुभद्रा कुमार, कलकत्ता, बनारस या पटना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ और कब प्रकाशित हुआ, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था। 30 मई 1826 ईस्वी को। ठीक है। और इसके संपादक कौन थे। पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है। कौन थे इसके संपादक। पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी इसके संपादक थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है, अपनी खबर, आलोक पर्व, नहोश या इंदुमती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको बताना है कि इनमें से किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना कौन सी है और किस विधा की है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है कहानी विधा की। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अपनी खबर, इसके रचयिता कौन है और किस विधा की रचना है। बिल्कुल सही। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी द्वारा रचित है। किस विधा की रचना है ये, आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है। किसकी है ये, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की। आलोक पर्व किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है और यह एक निबंध संग्रह है। ठीक है। किस विधा की रचना है, निबंध संग्रह है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और नहोश, बताइए नहोश की रचयिता कौन है। बिल्कुल सही। नहोश बाबू गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास द्वारा रचित है और यह एक नाटक है। ठीक है। नाटक विधा की रचना है। आप जानते हैं कि यह हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक भी है। हमारा अगला प्रश्न है, आगे का कौन सा उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया। आपके पास ऑप्शंस में है, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको बताना है कि इनमें से आज्ञे जी का कौन सा उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। शेखर एक जीवनी आज्ञे जी का फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है 1940 ईस्वी का। ठीक है। नदी के द्वीप, इन्हीं का ये उपन्यास है 1951 ईस्वी का। अपने अपने अजनबी, ये भी इनका उपन्यास है 1961 ईस्वी का। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, शेखर एक जीवनी आज्ञे जी का उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है,
कितने पाकिस्तान पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? आपके पास ऑप्शंस में है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार या मंगला प्रसाद पारितोषिक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कितने पाकिस्तान जो रचना है इसके रचनाकार कौन है। उसके बाद मुझे ये बताना कि इस रचना पर कौन सा पुरस्कार दिया गया व कब दिया गया, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? कमलेश्वर जी की रचना है। चलिए बताइए कौन सा पुरस्कार दिया गया इन्हें और कब दिया गया था? बिल्कुल सही। कौन सा पुरस्कार? जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 2003 ईस्वी में। ठीक है, और यह रचना इनकी 2000 ईस्वी की है और 2003 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, रस कलश किस भाषा में लिखा गया है? आपके पास ऑप्शंस में है अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली या खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रस कलश किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। अब आप लोग मुझे ये भी बताइए कि इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो जी की रचना है ये 1940 ईस्वी की। ठीक है, रस कलश किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो जी की रचना है 1940 ईस्वी की। और किस भाषा में लिखा गई है? तो यह ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। आपके पास ऑप्शंस में है प्रताप नारायण मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कहाँ से निकाली गई थी ये पत्रिका और कब निकाली गई थी? बताइए। बिल्कुल सही। ठीक है, कहाँ से निकाली गई थी? वाराणसी से। काशी भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, कब निकाली गई थी? 1868 ईस्वी में। कवि वचन सुधा पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित है। कहाँ से निकाली गई थी? वाराणसी से। कब? 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। आपके पास ऑप्शंस में है कबीरदास, तुलसीदास, भिखारीदास या सूरदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सॉरी, बताइए। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। तुलसीदास जी ने अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं की हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के कवि हैं? आपके पास ऑप्शंस में है द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग या प्रगतिवादी युग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के कवि माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। आप जानते हैं कि इन्होंने कुल कितने निबंध लिखे हैं? बताइए, सरदार पूर्ण सिंह जी ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? बिल्कुल सही। इन्होंने कुल कितने निबंध लिखे हैं? 6 निबंध लिखे हैं। चलिए आप लोग मुझे जरा उनके निबंधों के नाम बताइए, कौन कौन से निबंध लिखे हैं? बिल्कुल सही। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और कन्यादान, ये 4 हुए। आप लोग मुझे कमेंट करके इनके जो 6 निबंध हैं उन 6 के 6 निबंधों के नाम लिखकर जरूर बताना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखबानी नाम से किसने संपादित किया? प्रश्न है आपके पास कि गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखबानी नाम से किसने संपादित किया?
आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, प्रबोध चंद्र बागची, पीताम्बर दत्त बड़थवाल या राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, गोरखनाथ जी की रचनाओं को गोरखबानी नाम से किसने संपादित किया था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किसने किया था? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। ठीक है, बड़थवाल ने किस नाम से किया था? गोरखबानी नाम से। हमारा अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है किशोरीलाल गोस्वामी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, राजा भोज का सपना, इसके रचनाकार कौन है और किस विधा की रचना है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना है, कहानी विधा की। ठीक है, और 1905 ईस्वी की कहानी है ये इनकी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिखारी दास जी की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है इश्कनामा, इश्कलता, काव्य निर्णय या भाव विलास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से भिखारी दास जी की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। काव्य निर्णय भिखारी दास जी की रचना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इश्कनामा के रचयिता कौन है। बिल्कुल सही। इश्कनामा किसकी रचना है? बोधा की। इश्कलता के रचयिता कौन है? बताइए, इश्कलता किसकी रचना है? बिल्कुल सही। इश्कलता किसकी है? घनानंद जी की रचना है। और भाव विलास देव की रचना है। ठीक है, और काव्य निर्णय भिखारीदास जी की रचना है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है। आपके पास ऑप्शंस में है 1877 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1870 ईस्वी या 1888 ईस्वी। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है और इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है। ठीक है, किस विधा की रचना है ये? उपन्यास विधा की। ओके, और यह हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भी माना जाता है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हम विश्वपाई जन्म की काव्य कृति के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, बालकृष्ण शर्मा नवीन या विजयदेव नारायण शाही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, आज मेरी तबीयत सही नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ मेरी खराब लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। स्पष्ट नहीं आ रही होगी मेरी आवाज़। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? हम विश्वपाई जन्म की काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है ये? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक को नारी जागरण का महाकाव्य कहा जा सकता है? आपके पास ऑप्शंस में है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त या अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक को नारी जागरण का महाकाव्य कहा जा सकता है? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी को नारी जागरण का महाकाव्य कहा जा सकता है। आप जानते हैं कि ये चारों नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। जो ध्रुव स्वामिनी है यह इनका 1933 ईस्वी का नाटक है। ठीक है, इसमें तलाक और पुनर्विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है, इसीलिए हम इस नाटक को नारी जागरण का महाकाव्य भी कह सकते हैं। ठीक है, और यह
3 अंकों में विभक्त है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ध्रुव स्वामी कितने अंकों में विभक्त है, तो यह 3 अंकों में विभक्त है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है, बताइए। बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त इनका 1931 ईस्वी का है। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी का है। अजातशत्रु इनका 1922 ईस्वी का नाटक है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है। साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेज शासकों ने प्रेमचंद जी के किस कहानी संग्रह पर रोक लगा दी थी? आपके पास ऑप्शंस में है नमक का दरोगा, ईदगाह, सोझे वतन या पंच परमेश्वर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। अंग्रेज शासकों ने प्रेमचंद जी की किस कहानी संग्रह पर रोक लगा दी थी? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सोझे वतन, जो कि प्रेमचंद जी की 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इस कहानी संग्रह पर अंग्रेजी शासकों ने रोक लगा दी थी। अब हम बात करते हैं कि नमक का दरोगा, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, इसका रचनाकाल प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? बिल्कुल सही, नमक का दरोगा प्रेमचंद जी की कहानी 1913 ईस्वी की है। ईदगाह 1933 ईस्वी की है। पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी की कहानी है, प्रेमचंद जी द्वारा रचित। ठीक है, तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए और आप लोग यह वीडियो जो है वो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। प्लीज़ अपने स्टेट व डिस्ट्रिक्ट का नाम अवश्य लिख के मुझे बताना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।